हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2024 के लिए जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है अकबर ने, ऑप्शन बी है शाहजहां ने, ऑप्शन सी है शेरशाह सूरी ने और ऑप्शन डी है हुमायूं ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है असम राज्य में, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन सी है ओडिशा राज्य में और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जगन्नाथ मंदिर स्थित है ओडिशा राज्य में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है कोणार्क में, ऑप्शन बी है पुरी में, ऑप्शन सी है सोमनाथ में और ऑप्शन डी है अमरनाथ में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे में सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूछा गया है कि निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑप्शन ए है अफ्रीका का, ऑप्शन बी है एशिया का, ऑप्शन सी है यूरोप का और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी में से जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है डी राइट आंसर। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट सूचना है कि यदि आप पहली बार में रेलवे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और जीके और जीएस की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमने रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए जीके और जीएस के लगभग 1000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इस पीडीएफ की प्राइस रखी गई है मात्र और मात्र 21 रुपए। और मेरे भाई ये 1000 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। और इसी के साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पर जितनी भी जीके और जीएस की क्लासेज होंगी रेलवे एग्जाम के लिए, उन क्लासों का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, यदि आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए है गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन बी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी है कंचनजंगा और ऑप्शन डी है नंदा देवी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवे के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए मेरे भाई एक प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। यहाँ पर बताना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है और सभी बच्चों को इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? ऑप्शन ए है एशिया महाद्वीप को, ऑप्शन बी है यूरोप महाद्वीप को, ऑप्शन सी है अफ्रीका महाद्वीप को और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। तो यहाँ पर जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन ए कमेंट किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे के अंदर सभी का ऑप्शन ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है टिग्रिस नदी के किनारे, ऑप्शन बी है थेम्स नदी के किनारे, ऑप्शन सी है टाइबर नदी के किनारे और ऑप्शन डी है डैन्यूब नदी के किनारे। तो यहाँ पर देखें इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो लंदन शहर है वो थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2001 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का आंसर है क्या होगा। और इस क्लास के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल किए हैं ताकि इससे आपको अंदाज हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो पेरिस शहर है वो सीन नदी के तट पर स्थित है। तो आठवें में करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से प्लेग किससे फैलता है? या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी बोल दिया जाता है कि प्लेग किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ के द्वारा, ऑप्शन सी है विषाणु के द्वारा और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो प्लेग होता है ये फैलता है विषाणु के द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी, और ये प्रश्न भी आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2004 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। पूछा गया है कि पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है हृदय को, ऑप्शन बी है यकृत को, ऑप्शन सी है प्लीहा को और ऑप्शन डी है पित्ताशय को। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। और यदि आप इस प्रश्न का आंसर यानी कि इस क्लास के अंदर जितने भी प्रश्न हो रहे हैं उन सभी प्रश्नों का आंसर आप हमसे पहले कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करने की कोशिश करें, ताकि इससे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है और ये आपके लिए मॉक टेस्ट की तरह भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिस भी बच्चे ने ऑप्शन बी कमेंट किया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो पीलिया रोग होता है ये यकृत अंग को प्रभावित करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए है बालों का झड़ना, ऑप्शन बी है पैचिस, ऑप्शन सी है नाइट ब्लाइंडनेस और ऑप्शन डी है कमजोरी। तो यहाँ पर देखिए सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें में ऑप्शन है सी, यानी कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस का रोग। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन ए है विटामिन बी की कमी से, ऑप्शन बी है विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन सी है विटामिन डी की कमी से
और ऑप्शन डी है विटामिन सी की कमी से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और इस प्रश्न का आंसर तो 90% बच्चे दे देंगे, क्योंकि ये तो भाई 5वीं छठी क्लास के अंदर पढ़ा हुआ प्रश्न है। पूछा गया है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। तो यहाँ पर देखिए 12वीं में करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और यहाँ पर देखिए याद रखना, जो विटामिन सी होता है ये पाया जाता है खट्टे पदार्थों में, जैसे आंवला, अंगूर, ठीक है। इस प्रकार से जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनके अंदर पाया जाता है विटामिन सी। तो चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2004 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए में है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में है कैल्शियम, ऑप्शन सी में है आयोडीन और ऑप्शन डी में है फास्फोरस। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। यानी कि पूछा गया है कि किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने 13वें के अंदर ऑप्शन सी को कमेंट किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से आयोडीन तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें में सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बल्कि एसआई यूनिट क्या है। या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि बल की एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है केल्विन, ऑप्शन बी में आपको दिया गया है न्यूटन, ऑप्शन सी में आपको दिया गया है पैस्कल और ऑप्शन डी में दिया गया है वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बल की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, या फिर हम बोल सकते हैं कि बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। तो 14वें में करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है। ऑप्शन ए है पीठ की, ऑप्शन बी है कान की, ऑप्शन सी है जबड़े की और ऑप्शन डी है जांग की। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और देखिए मेरे भाई यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन बनते हैं इसी प्रश्न से, यानी कि यहाँ पर 3 प्रश्न बनते हैं। कैसे? पहला तो है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है। उसके बाद में एक प्रश्न बनता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। इसी के साथ में आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से लगभग 4 से 5 प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस 15वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है जबड़े में, ठीक है। या फिर जबड़े की जो हड्डी होती है वो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। इसी के साथ में देखिए मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है कान में, क्या नाम है, स्टेपिज, ठीक है। उसी के साथ में मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है जांग में। और जांग में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है उड़ीसा में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है उत्तराखंड में और ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर भी आपके लगभग 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। प्रश्न कैसे बनते हैं 2 से 3, तो वो देखिए। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपका सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में, ठीक है। फिर प्रश्न
बनता है यहाँ से कि सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना सूर्य मंदिर है आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। इसी के साथ में तीसरा प्रश्न बनता है जो आपसे पूछा गया है कि कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर किस राज्य में है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न से भी लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आप याद रखना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, डायनामाइट के आविष्कारक निम्न में से कौन है? या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी है न्यूटन ने, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड नोबेल ने, और ऑप्शन डी है मेंडल क्यूरी ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो 17वें के अंदर जिस भी बच्चे ने ऑप्शन सी को कमेंट किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें में ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन, और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, और ऑप्शन सी है चांदी, और ऑप्शन डी है पीतल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ऊष्मा की सबसे चालक धातु है चांदी, जिसको आप क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ऊष्मा की सबसे चालक धातु है चांदी। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है। या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। ऑप्शन ए है बैरोमीटर की सहायता से, ऑप्शन बी है पेरिस्कोप के द्वारा, ऑप्शन सी है हाइड्रोमीटर के द्वारा, और ऑप्शन डी है थर्मामीटर के द्वारा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि वायुमंडलीय दाब नापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि वायुमंडलीय दाब नापा जाता है किसके द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा। तो 20वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने जीके और जीएस के लगभग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और इन 20 में से लगभग जिनके भी 18+ % सही हुए हैं तो उनकी तैयारी बेहतर है। और मेरे भाई जीके और जीएस के लिए हमने 1000 क्वेश्चनों का PDF तैयार किया है। यदि आप उसको लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और काफ़ी बच्चे उस PDF को खरीद भी चुके हैं, तो आप भी जाइए और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके खरीद लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।